जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले स्टेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेबिलिटी ज़रूरी क्यों है हमारे सिस्टम के लिए, और उसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स और रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन और उसके रूल्स ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स जो रूट्स हॉर्विट्ज़ है इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, स्टेबिलिटी होती क्या है? अ सिस्टम स्टेबल इफ एवरी बाउंडेड इनपुट यील्ड्स अ बाउंडेड आउटपुट। अगर एक बाउंडेड इनपुट हो, यानी कि एक लिमिटेड इनपुट के ऊपर आपका सिस्टम लिमिटेड आउटपुट आपको दे, मतलब कि वो बाउंड्री से बाहर ना जा रहा हो, आप ऐसी चीज़ ना हो कि वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए। तो अगर तो आपकी सेट करदा जो लिमिट्स हैं इनके अंदर रहती है आउटपुट, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम स्टेबल है। लेकिन अगर आपने इनपुट दी और आपका सिस्टम जो है वो ओसिलेट करता रहे और ओसिलेट करते करते अप्रोच करना शुरू कर दे इन्फिनिटी की तरफ, आपके कंट्रोल से बाहर जाना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है। अच्छा, तो स्टेबिलिटी ज़रूरी क्यों है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू टू डिज़ाइन अ कंट्रोल सिस्टम। जो सबसे मुश्किल, जो सबसे कम्प्लेक्स चीज़ है वो आपके सिस्टम को स्टेबल रखना है। जो बहुत सारा इसके ऊपर जो है रिसर्च होती है कि आपने सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव करनी है। एन अनस्टेबल फीडबैक सिस्टम इज़ ऑफ नो प्रैक्टिकल वैल्यू। अगर एक फीडबैक सिस्टम आप लगाया जिससे आप जो है सिस्टम को स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं रहेगा। अ स्टेबल सिस्टम शुड एग्जिबिट अ बाउंडेड आउटपुट इफ द करस्पॉन्डिंग इनपुट इज बाउंडेड। अच्छा, अब उसने एक एग्जांपल दिया उसकी स्टेबिलिटी के। अगर एक सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाए तो उसकी रियल लाइफ में उसकी एग्जांपल कैसे बनेगी। जैसे एक ब्रिज की उसने एक एग्जांपल दी है। इसमें एक ब्रिज दिखाया हुआ है, ठीक है। एक न्यूली बिल्ड एक ब्रिज था जिसके अंदर स्टडी जब उन्होंने की, उसकी जब डिज़ाइनिंग की, तो उसमें उन्होंने विंड जो आपका जो विंड का जो सारा उसके ऊपर इफेक्ट था वो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। उसको उन्होंने डिज़ाइनिंग के अंदर जो है कंसीडर नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि जब तेज़ हवा चली, एक लिमिटेड वैल्यू से ज़्यादा जब हवा की रफ्तार हुई, तो उससे क्या हुआ कि ब्रिज कोलैप्स कर गया। तो ये नीचे वाली जो आपके पास डायग्राम आ रही है पिक्चर, इसके अंदर देखें कि तेज़ हवा की वजह से जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया। अच्छा, ये अब हमारे पास एक प्लेन है जिसमें इसको बोलते हैं एस प्लेन। इसमें हम आपकी इमेजिनरी लाइन जो आ रही है परपेंडिकुलर, इसका जो राइट साइड के ऊपर सारा प्लेन है जो कि शेडिड है। ये जो शेडिड आपका सारा रीजन है इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल रीजन, ठीक है। हमारे सिस्टम के कोई भी जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, कंट्रोल सिस्टम, उसकी इक्वेशंस होती हैं, उसकी रूट्स बनती हैं। जब हम उसकी जो रूट्स निकालते हैं, अगर वो रूट्स रियल पार्ट के अंदर लाई करेंगी, जो ये शेडेड रीजन है, इस रीजन में अगर वो लाई करेंगी, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर वो रूट्स स्टेबल रीजन जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, जो इमेजिनरी लाइन है, आपको जो शेडेड जो रीजन है इसके ऑपोजिट साइड पे जो सारा रीजन नज़र आ रहा है, ये आपका स्टेबल रीजन है। तो अगर आपकी रूट्स स्टेबल रीजन के अंदर आएंगी तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम स्टेबल है। अच्छा, अब उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए उसने स्टेबल सिस्टम की और अनस्टेबल सिस्टम और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन बता दी है। स्टेबल सिस्टम को वो क्या कह रहा है कि इफ़ द नेचुरल रिस्पॉन्स अप्रोचेज ज़ीरो एज टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी। मतलब जब टाइम आपका जो आपने मैक्सिमम टाइम के लिए उसको चलाना है, तो इन्फिनिटी पे अगर आपका टाइम अप्रोच कर रहा है, तो आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स हो वो ज़ीरो के ऊपर रीच करे, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो स्टेबल है। अनस्टेबल सिस्टम इफ़ द नेचुरल रिस्पॉन्स ग्रोज विदाउट बाउंड, यानी कि उसकी कोई बाउंड ना रहे और वो एक्सपोनेंशियली या किसी भी फॉर्म में वो इंक्रीज़ करता जाए, वो ज़ीरो को अप्रोच ना करे, तो ऐसा सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं कि इफ़ द नेचुरल रिस्पॉन्स नाइदर डिकेज नॉर ग्रोज। अगर आपका सिस्टम जो है वो डिके भी नहीं कर रहा और आपका जो है ना वो ग्रो भी नहीं कर रहा, और वो क्या कर रहा है, ओसिलेट करता जा रहा है। जैसे आपकी साइन वेव होती है ना, आपकी साइन वेव ओसिलेट करती रहती है, या
अगर आपका टाइम अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो भी आप देखें कि आपकी साइन वेव जो है वो ओसिलेट करती रहती है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। इनकी आगे उसने जो है ना वो ग्राफ के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी है। ये जो ये वाला पोर्शन है, ये उसने जो है ना वो उसकी पोल पोजीशन या उसकी जो रूट्स हैं उनकी पोजीशन बता दी है कि वो किस साइड में आ रही है। तो ये देखिए क्रॉस उसने लगाया है। आपने रीजन, जो ये वाला सारा रीजन है, इसको बोलते हैं रियल जो आपका पार्ट है, ठीक है, जो स्टेबल रीजन है। लेकिन जो ये वाला सारा पार्ट है ये आपका अनस्टेबल रीजन है। तो अगर आपका जो सिस्टम रिस्पॉन्स इस तरीके से है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका देखें यहाँ से इंक्रीज़ करना शुरू किया, लेकिन आगे आके वो एक स्टेबल लाइन पे चला गया, ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, अगर तो आप इनपुट बंद कर दें तो ऐसे ऐसे डिके करके ज़ीरो पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इस सिस्टम का अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ये रूट है, जो एक पोल है, ये उसने राइट साइड के ऊपर बना दिया। यानी कि ये वाला रीजन क्या था, ये था अनस्टेबल रीजन। जब इस रीजन में आपका रूट आ गया तो ये आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब इसमें देखें एक पॉजिटिव रूट जब आई तो ये आपका जो आउटपुट है, जो आपकी ये सिग्नल है, ये इंक्रीज़ करता जा रहा है एक्सपोनेंशियली, और ये कोई बाउंड नहीं है, ये अब इंक्रीज़ करता जाएगा जब तक इनपुट इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। और ये ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि ये इंक्रीज़ करता जा रहा है। इस वजह से ऐसा सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। इस सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी जो लाइंस हैं उनके ऊपर है। ये देखें, ये जो नीचे ये वाली लाइन है ना, जो ज़ीरो लाइन इसको बोलते हैं, इस ये लाइन जो रेफरेंस लाइन है, ये आपकी रियल लाइन है। अगर तो आपकी जो रूट्स हैं वो रियल होंगी तो फिर वो इसी लाइन के ऊपर होंगी कहीं ना कहीं। जैसे इसमें रियल थी तो ये इस लाइन के ऊपर थी ये रूट, ठीक है। लेकिन इस लाइन के अंदर अगर हम देखें इस डायग्राम में, आपकी रूट्स इस रियल लाइन के ऊपर नहीं है, इस रियल लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, एक थोड़ी सी नीचे है, ठीक है। ये दो इसके जो है ना रूट्स आई हैं। तो ऐसा सिस्टम जो है वो आपका मार्जिनल स्टेबल आ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच कर सकता है आपका ये वाला सिस्टम, स्टेबिलिटी को अप्रोच कर सकता है, लिमिट्स अगर उसके अंदर हम जो है वो ऐड करें, लेकिन ये फुल्ली आपका जो स्टेबल सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि आपकी रूट जो है वो इमेजिनरी भी ऐड हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम को अगर देखें तो इसमें हमारी इमेजिनरी आपकी रूट्स हैं, लेकिन वो राइट हाफ प्लेन में। जब राइट हाफ प्लेन में होगी तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम अनस्टेबल ही होगा। ये देखें, ये आपकी यहाँ से शुरू हुई, एक उसकी पीक यहाँ पे आई, दूसरी पीक उससे ऊपर जा रही है, फिर तीसरी पीक उससे भी ऊपर जा रही है। तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये आपका सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये आपकी इंक्रीज होती जा रही है आपकी जो आउटपुट है। अच्छा, तो आगे हमारा रूथ हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है। ये एक ऐसा मेथड है, रूथ हॉर्विट्ज जो है वो साइंटिस्ट का नाम था। तो रूथ जो है वो एक अलग साइंटिस्ट था, हॉर्विट्ज अलग साइंटिस्ट था। इन दोनों ने जो है ना मिलके एक ऐसा जो है ना मेथड निकाला जिससे स्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम की हम चेक कर सकें। आगे उसकी हमारे पास इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन से हम इसके ऊपर रूट हॉर्विट्ज क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इस फॉर्म में एक इक्वेशन होती है, जैसे वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, वो क्यूबिक भी हो सकती है, वो क्वाड्रपल भी हो सकती है, ठीक है। इवन के वो रेस टू द पावर 8 तक भी हो सकती है, ठीक है, इससे ऊपर भी हो सकती है। लेकिन वो सिस्टम ज़ाहिर है उस जैसे जैसे भी उसकी वो पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है उनको हम कंप्यूटर में मैटलैब वगैरह के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर फिजिकली हमें सॉल्व करना हो कोई छोटा सिस्टम हो,
तो उसको हम इजीली रूथ हॉर्विट्ज़ के थ्रू सोल्व करके उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इस फॉर्म में हो सकती है। एक जनरल इक्वेशन उसने लिख दी है, ए एन, ये कोई भी आपका नंबर हो सकता है, जैसे 5 6 2 समथिंग, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, ठीक है। और एस एन जो है वो आपकी जो इक्वेशन है उसका मैक्सिमम ऑर्डर, ठीक है, जो भी होगा। तो इस तरीके से सोआन ए नॉट तक, ए नॉट जो है वो कोई भी एंड पे आपका कोफिशिएंट हो सकता है, जैसे आपकी लेट्स सपोज 2a² प्लस 3a+4। तो इस तरीके से एक आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो अगर इससे बड़े ऑर्डर की होगी तो उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द स्टेबिलिटी क्राइटेरियन इज अप्लाइड यूजिंग अ रूथ टेबल विच इज़ डिफाइंड एज, ये एक रूथ टेबल है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो सबसे आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो सबसे शुरू में यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो जितना ऑर्डर होगा, जैसे अगर हमारे पास ऑर्डर आ जाता है s³ तक, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास s³ आएगा, नीचे s², इसकी जगह, इसके नीचे आपका s और उसके नीचे 0, ठीक है। तो इस तरीके से s0, इस तरीके से आपकी, आपने जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये वैल्यूज लिख लेनी है, और उनके साथ जो कोफिशिएंट्स थे, जो अगर यहाँ पे क्यूब है तो सबसे पहले क्यूब वाले जाएंगे। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वो किसका आएगा, s3 के साथ, जो s⁻³ के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह जो s⁻1 उसके साथ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर तो आपका ऑड नंबर सबसे बड़ा, तो फिर ऑड नंबर्स यहाँ पर पहले, ऑड नंबर्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे। और अगर आपका इवन नंबर होगा सबसे बड़ा, तो फिर इवन नंबर के साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट दो जो सी लाइंस हैं इसके अंदर आपने इवन और ऑड के हिसाब से नंबर्स लिख लेने हैं आपकी इक्वेशन में जो भी गिवन है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है b1 b2 b3 सो ऑन, अगर आपके ऑर्डर, ये ऑर्डर के हिसाब से आपका इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, इस तरह। उसके बाद c1 c2 c3 एंड सो ऑन, आपके जितने भी नंबर्स नीचे हैं, ठीक है। अच्छा, अब b1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b1 इज इक्वल टू क्या होगा कि आपका ये दो नंबर्स, मतलब कि ये जो फर्स्ट 4 नंबर्स है ना, इनका आपने लेना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको इस नंबर के साथ an-1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास b1 कैलकुलेट हो जाएगा। b2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले दो नंबर्स तो सेम लेंगे, लेकिन जो सी अगली कैलकुलेशन होगी वो इन नंबर से होगी। तो अब हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो an-1 an-4 an-5 से लेगा। तो an-1 an-4 ये माइनस an × an-5 ये आ जाएगा, डिवाइडिंग बाई वही सेम नंबर an-1। इस तरीके से हम b2 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर c1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, b1 और b2 को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, b1 यहाँ पर आ गया, b2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, b3 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है। अब c1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि b1 और an-3 इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे an-1 × b2, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे b1 से, इस फार्मूले से, ठीक है। ये c1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसी तरह c2 कैलकुलेट कर लेंगे, और सो ऑन अगर हमें c3 c4 कैलकुलेट करने पड़े तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये नंबर्स डिफाइन होंगे आपके ऑर्डर के ऊपर, आपकी जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है। अच्छा, उसके बाद ये उसने एक एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल्स हम जो है वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से देख लेंगे। ये जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें उसने कहा देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। अब यहाँ पे देखें, S4 है, S3 है, S2 जो है वो मिस है, ठीक है। तो S2 अगर वो मिस है तो उसकी जगह क्या आएगा, उसकी जगह कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना ये, ठीक है। एंड ऑल वेरिएबल्स शुड बी ऑफ सेम साइन, जो से वेरिएबल्स हैं उनका साइन सेम होना चाहिए, नेगेटिव साइन बिफोर द वेरिएबल 3।
जो आपका थर्ड वेरिएबल आपने जो उसे कैलकुलेट करना है, उससे पहले जो आपके जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो फर्स्ट लाइन के अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं उनमें नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल उसने करवा दिया यहाँ पे। ये एक सिस्टम उसने दिया, क्लोज लूप सिस्टम है। अगर इसका क्लोज लूप में ऐड करें तो आपको पता है कि ये फीडबैक क्लोज लूप जो है ना, इसको सोल्व करना पड़ता है। जब इसको सोल्व किया तो उसका आंसर अब इसके पास आ गया ये 1/s³ + s² + 2s + 24। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन है जिसको उसने चेक करना है, s³ + s² + 2s + 24। इसके ऊपर अब वो लगाएगा रुथ हॉरोविट्ज। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी s³ + s² + 2s + 24, इस इक्वेशन के ऊपर अब उसने ये रुथ हॉरोविट्ज क्राइटेरिया अप्लाई किया। अब देखेंगे सबसे मैक्सिमम ऑर्डर है s³, जहाँ पे s³ आ गया, फिर s² आ गया, फिर s⁻1 और s⁻0 आ गया। अच्छा, अब मैंने बताया था कि s³ जैसे यहाँ पे हमारा अगर नंबर इवन हो तो इवन नंबर वाले यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो आएंगे। अब यहाँ पर ऑड नंबर है, s³ 3 है, तो 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर्स वाले जितने नंबर्स हैं इस इक्वेशन में वो इस लाइन के शुरू में आ जाएंगे। जैसे s³ है, s³ के साथ यहाँ क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इस तरह। उसके बाद s⁻1 के साथ क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब इवन वाले नंबर चेक करें, s² के साथ क्या लिखा हुआ है, s² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आएगा। ठीक है, और s0 जो है यहाँ पे, s0 जो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इसके साथ आ जाएगा 24, ये 24 इधर आ गया। अब पीछे जो हमने फार्मूला देखा था उसके मुताबिक अगर हमने b1 कैलकुलेट करना हो, ये b1 है ना, अगर ये हमें कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन चार नंबर्स का हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, ये इंटू ये डिवाइडेड बाई माइनस ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये वाला नंबर। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या बन जाएगा, 2 1 2 माइनस 4 1 24, तो 24 -2 24 जो है वो माइनस का है, 2 जो है वो प्लस का है। अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 22। तो -22 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम -22। अब देखिए इनके आगे कोई नंबर्स नहीं है, जब कोई नंबर्स ना हो तो वहाँ पर ज़ीरो होते हैं। ठीक है, अब जो ये ज़ीरो हैं, जब 1 1 0 0 जब इनका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने जब ये कैलकुलेट करना है C1 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें अब इन चार नंबर जो हैं इनका डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो नंबर्स को और इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 24, और सेम एज इट इज़ आगे दो नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो है, इनका आगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। इस वजह से यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो। अब हमने सबसे जो फर्स्ट वाली रो है इसको चेक करना है। फर्स्ट रो के अंदर अगर हमारा कोई भी साइन चेंज आ रहा है, जैसे यहाँ पर इस 22 के अंदर देखें, यहाँ पे प्लस का 1 है, नीचे दोबारा से +1, लेकिन -22 आ रहा है, तो एक साइन चेंज होगा यहाँ पर 1, यहाँ पे प्लस से माइनस के अंदर आया, तो एक साइन चेंज यहाँ पर आ गया, दूसरा साइन चेंज कहाँ आ रहा है, अब दोबारा से -22 से +24 में आ गया। तो हमारे इस सिस्टम के अंदर देखें दो साइन चेंज आ रहे हैं। किसी भी सिस्टम में जब साइन चेंज आ जाएंगे, दो साइन चेंज आ जाएंगे, तो हम ऐसे सिस्टम को बोलेंगे कि ये अनस्टेबल सिस्टम है। जी, आगे स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस को अगर हमने स्टडी करना है तो उसमें दो तरीके हैं, दो तरीके के स्पेशल केसेस हैं। अब नंबर 1 क्या है कि आपकी जो फर्स्ट रो बन रही है उसके अंदर ज़ीरो आ जाए। जैसे आपने यहाँ पर अगर सोल्व किया, ठीक है, जैसे 4 1 4 3 1 3 डिवाइडिंग बाई 3 किया, इसको सोल्व किया तो ये वाला आंसर आ गया ज़ीरो। अब हमारा जो फर्स्ट रो है इसके अंदर ज़ीरो नहीं आना चाहिए। मतलब अब देखिए आगे वाले जो नंबर्स हैं ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन फर्स्ट नंबर आ गया ज़ीरो। एक ये आपकी जो है ना स्पेशल केस है।
इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ज़ीरो की जगह एप्सिलॉन पुट करते हैं और उस एप्सिलॉन की बेस पे हम इसको फिर आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। और सेकंड जो स्पेशल केस है उसमें क्या होता है कि इंटायर रो, जो हमारी पूरी की पूरी रो है, वो ज़ीरो आ जाती है। इसके अंदर देखें, फर्स्ट एलिमेंट जो ज़ीरो था, लेकिन आगे वाले जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो नहीं है। लेकिन जो सेकंड केस है, जो सेकंड स्पेशल केस है, उसके अंदर देखें कि पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए फिर हम यहाँ पे एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये हम जब एग्जांपल करेंगे उसके अंदर आ जाएगा। अब एग्जांपल ऑफ स्पेशल केस नंबर वन, ये कुछ ने एग्जांपल दे दिया। अब उसमें देखें एस रेज़ टू पावर, ये 5 ऑर्डर की है आपकी इक्वेशन। तो उसने क्यू एस दे दिया एस रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2s रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2s रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4s रेज़ टू द पावर 2 प्लस 11s प्लस 10। ये आपके पास एक एरे है। इसको अब हमने रूट अरे के अंदर डालना है, रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब आपको जैसे बताया है कि सबसे पहले सबसे बड़ा जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा S5, नीचे S4, फिर नीचे S क्यूब, S स्क्वेयर, S1 और S0। अब 5 जो है हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो यहाँ इस फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे। और क्या है, S5 के साथ 1 है, ये 1 आ गया। उसके बाद एस क्यू वाला आएगा ना, क्योंकि हमारा ये नंबर ऑड है। तो 5 3 1 ये यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, 4 2 0। अब 5 के साथ एस की पावर 5 के साथ 1 है, क्यूब के साथ 2 है और 11 एस जो एस की पावर 1 के साथ 11 है, यहाँ पे 11 आ गया। इस तरह एस की पावर 4 के साथ 2 है, वो ये 2 यहाँ पर आ गया। फिर एस रेज टू द पावर 2 के साथ 4 है, ये 4 यहाँ पर आ गया। और एस रेज टू द पावर 0 के साथ 10 है, वो ये आ गया। अब क्या करना है, हमने इसको सोल्व करने के लिए इनका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, और इससे डिवाइड करना है। ये जब मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 टू इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 1 ज़र 4, ये बनकर 0। 0 डिवाइडिंग बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे यहाँ पर एलिमेंट क्या आ गया, 0। अब जब ज़ीरो आ गया तो इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, ये हमारा स्पेशल केस बन गया। ठीक है, इस नंबर के लिए हम सोल्व कर सकते हैं। ये देखें, 11 2 ज़ा 22 माइनस 10 1 ज़ा 10, तो 22 माइनस 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2, जब उसने 12 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 6। ये 6 यहाँ पर आ गया। अब इस ज़ीरो के होते हुए हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इस ज़ीरो की जगह हमें खुद से एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर या एप्सिलॉन, इसको हम एप्सिलॉन बोल देते। अब इस नंबर के होते हुए हमें इसको सोल्व करना है। जब इसके होते हुए हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है सी जो है, वहाँ पे सी का फार्मूला क्या था कि यहाँ पे इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दो को डिवाइडिंग बाई इस नंबर से जो हमने लेफ्ट किया है। अब देखें, 4 इंटू एप्सिलॉन माइनस 6 2 ज़ा 12 डिवाइडिंग बाई ये वाला नंबर एप्सिलॉन यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना होता है हमने, यहाँ पे ये और ये इस तरीके से हमने इनका अब लेना है दोबारा से डिटर्मिनेंट। तो 10 एप्सिलॉन, यहाँ पे 10 एप्सिलॉन बना और 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो 10 एप्सिलॉन डिवाइडिंग बाई एप्सिलॉन किया तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, आपके पास क्या बच गया, 10। तो ये हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अच्छा अब एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अच्छा अब नेक्स्ट अगर हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दो नंबर्स का लेंगे। ये वाला नंबर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई वैल्यू बनेगी। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जब इसको इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास जब 6 आ गया, आगे आपके जो है वो आंसर 0 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इस वजह से यहाँ पर भी 0 आएगा।
जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। तो जब इन दो का इन ज़ीरोज़ के साथ आप टर्मिनल लेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, इस तरह यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा अब देखें टू साइन चेंजेस आ रहे हैं। ये देखें जो 12 है ये आपका बड़ा नंबर है, ठीक है। और अच्छा इसके अंदर अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करें 6, ठीक है, तो हमारा वो जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है, और आपकी जो टू नंबर ऑफ पोल्स हैं, यहाँ पे जितने साइन चेंज होते हैं ना उतने नंबर ऑफ पोल्स आपके, उतने नंबर ऑफ रूट्स आपकी राइट हाफ प्लेन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये देखिए -12, ये नंबर बड़ा जो आ रहा है वो माइनस का आ रहा है। तो यहाँ से जब यहाँ पर आएगा ये एक साइन चेंज होगा, फिर यहाँ से जब यहाँ आएगा तो एक साइन चेंज होगा, टू साइन चेंज होंगे, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है और उसकी दो रूट्स आपके राइट हाफ प्लेन के अंदर है। ये था केस नंबर 1। इस तरह केस नंबर 2 है। अब केस नंबर 2 के अंदर क्या होता है कि उसने एक ये दे दिया आपको इक्वेशन। अब इसमें हमने जो नीचे वाली वैल्यूज़ है इनको ले लेना, ठीक है। S5 S4 S3 S1 एस स्क्वेयर भी आना था खैर, और S0, ठीक है। अब जब वो इसको सोल्व करता है यहाँ से, तो आपका पूरी की पूरी जो रो है वो ज़ीरो बन रही है इसके अंदर। जब पूरी रो ज़ीरो बन रही होगी तो ये हमारा केस 2 बन जाएगा। स्पेशल केस है इसके अंदर देखें। जो ये वाली इक्वेशन है वो क्या बन रही है, 7 42 56। तो आपने एक पॉलिनोमियल बनाई p इज इक्वल्स टू 7s स्क्वायर एस रेज़ टू पावर 4 प्लस 42s स्क्वायर प्लस 56। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा जो जो पीछे हमारी इक्वेशन थी 7s रेज़ टू पावर 4 प्लस 42s स्क्वायर प्लस 56, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, अब हम क्या करेंगे कि उससे जो हमने पॉलिनोमियल बनाई है उसका डेरिवेटिव लेंगे। जब उसको डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 28s³ प्लस 84s प्लस 0। तो जो s³ है, s³ वाली लाइन के अंदर, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 28, यहाँ पर क्या आ जाएगा 84, यहाँ पर 0। अब देखें हमने इन दोनों इक्वेशंस को, जो ऊपर वाली इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमने देखा कि दोनों इक्वेशन 7 के ऊपर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56। तो यहाँ पर क्या हमारी बन गई इक्वेशन 1 6 8। अच्छा उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 28, अगर उसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 4 ज़ा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28। तो 28 था वो कट के यहाँ पे 4 आ गया। ये इस वजह से यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, उसने 28 जो है लिखना था वो नहीं लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर दिया। इस तरह यहाँ पर 84 था, तो 84 को जब उसने 7 से किया तो आंसर आ गया 12, और यहाँ पर 0 था वो 0 ही हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे 4 12 और 0 बन गया था। अब उसने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या किया, उसने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 0 ही आ गया। तो अब देखें जो आपकी ये पूरी इंटायर जो रो थी इसमें ज़ीरोज़ आ रहे थे, वो अब ख़त्म होके सिंपल आपकी ये रो बन गई है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने ये कैलकुलेट करना है, सी या डी, ये D1 हो जाएगा, नहीं सी बन जाएगा। तो जब हमने C1 कैलकुलेट करना उसके लिए क्या करते हैं, ये इन चारों का डिटर्मिनेंट और इस नंबर से डिवाइड। तो इसके लिए क्या करें, 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 1 ज़ा 3, 6 में से 3 माइनस किए तो आंसर आ गया 3,
और डिवाइडिंग बाई 1, तो ये आ गया 3। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब इन दोनों को इसके साथ किया तो हमारे पास यह आ गया 8 और आगे 0। फिर नेक्स्ट हमने जब किया तो आपको आगे स्टेप्स का पता है कि कैसे करना है। तो इस तरीके से अब देखें इस पूरी इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट रो है, इसके अंदर देखें कोई भी साइन चेंज नहीं आ रहा, सब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, अब कोई साइन चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपका ये सिस्टम स्टेबल था। ठीक है, और इसकी जो सब के सब जो रूट्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर हैं, और कोई भी रूट आपकी इसमें इमेजिनरी नहीं आ रही। ओके, तो इस तरीके से हम रुथ क्राइटेरिया के थ्रू ये चेक कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल।